जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूँ कि आप कुछ नया सीख रहे होंगे। इसी के साथ ये जो सीरीज चल रही है एमसीक्यू की, ये आपको ज़रूर बेनिफिट देगी और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके एग्ज़ाम से पहले काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आपको मैं प्रैक्टिस करा दूँ। जो भी कैंडिडेट 1 सितंबर एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहा है तो बस जुड़े रहिए मुझसे। एमसीक्यू सीरीज चल रही है, ठीक है। कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो डिफेंस की, तो हम लोग उसके साथ बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे। कोशिश मेरी पूरी रहती है और मैं पूरी कोशिश के साथ आपको पढ़ाता हूँ मैं। और मेरा मोटिव हमेशा यही रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मुझसे जुड़े। तो ज़्यादा से आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। माई सेल्फ रोहित रानवे, इट्स माई व्हाट्सएप नंबर, यू इजीली कनेक्ट विथ मी फ्रॉम दिस नंबर, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ मतलब उसमें कोई तो चीजें होंगी। क्वेश्चंस अगर मैं 10 लेके आ रहा हूँ तो उसके पीछे 50 क्वेश्चन मैं बनवा दूंगा। कैसे बनाऊंगा वो मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। उसके पीछे का टॉपिक क्लियर करेंगे हम लोग कि टॉपिक क्या है, किस वजह से क्या चीज हो रही है, ठीक है। तो आई होप सो यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हुई होगी, समझ में आई होगी। ये है मोटिवेशन। 2 मिनट वेट फॉर अ मिनट। तो मोटिवेशन जरूरी होता है लाइफ में, बट मोटिवेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आपको समझना पड़ेगा कि आपको मोटिवेशन चाहिए क्यों। नियर देन 23 डेज बचे हैं हमारे पास। तो मोटिवेशन एक ही चीज का होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। इट्स माय प्रिपरेशन टाइम, मैं सिर्फ एक ही चीज को मोटिवेशन मानता था। एज यूर मैं बस यही चीज मानता हूँ कि आपकी जो परिस्थिति है, जिस सिचुएशन में आप हो, वही आपके लिए मोटिवेशन होगी। यहाँ से आपको निकलना है और यहाँ से आपको एक ऑफिसर बनना है। तो यहाँ तक का जो सफर है वो आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ के तैयारी करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अपना जो माइंड सेट है वो हमेशा सेपरेट रखो, क्योंकि सेपरेट रखोगे जभी तो अलग बन पाओगे, रेस्ट से अलग बन पाओगे। तो ये मोटिवेशन नहीं है, ये लाइफ की सच्चाई है। जो आपका माइंड सेट है ना, ये माइंड सेट हमेशा दूसरों से अलग होना चाहिए। और जब तक आपका ये माइंडसेट है ना दूसरों से अलग नहीं होगा, जब तक काम नहीं बनेगा। देखिए, नॉर्मल क्वेश्चन तो सब सॉल्व करते हैं, बट कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस हैं जो कि अभी यूपीएससी पूछ रहा है। तो वो ट्रिकी क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे कर पाओगे, जब आपका माइंडसेट क्या होगा, डाइवर्स होगा। क्या होगा, डाइवर्स होगा। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि डाइवर्सिटी जरूरी है। अब वो बेसिक क्वेश्चन नहीं रहे, ठीक है ना। बेसिक क्वेश्चन नहीं रहे, क्योंकि पहले बेसिक क्वेश्चंस बहुत आते थे, अब नहीं आते। और आपको एक काम करना है, करंट अफेयर के लिए मैं बेसिकली डालता ही रहता हूं, तो आपको मेरे को क्या करना है, ओपला डिफेंस, यहाँ क्या कर जाना है, जुड़ जाना है। क्यों, क्योंकि बिकॉज इट्स माई टेलीग्राम। तो टेलीग्राम चैनल पे आपको क्या करना है, जुड़ जाना है करंट अफेयर के लिए। वहां मैं अपडेट डालता रह रहा हूँ, कुछ टाइम में क्वेश्चंस भी डालूंगा मैं, ठीक है। तो आई होप सो जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं पूरी कोशिश करूंगा। आप बस इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, जिससे कि तैयारी आपकी अच्छे से हो सके, ठीक है। चलो आगे बढ़े। आज का जो पहला क्वेश्चन है जल्दी आप लोग सॉल्व करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। एक एक क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन के पीछे 50 क्वेश्चन बनवा दूंगा मैं। In in case president rule in state is not approved, the parliament of how many months the same proclamation shall be read। देखिए, अगर नेशनल इमरजेंसी लगा दी जाए, यहीं से क्वेश्चन बन गया पहला, नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल आर्टिकल कौन से में, आर्टिकल 352 में, ठीक है। नेशनल मतलब बेसिक कंट्री के अंदर, ठीक है। ये 3 टाइम से ज्यादा बार लग चुकी है, ठीक है। इंदिरा गांधी जी की सरकार में लगी थी, फिर राजीव गांधी, और बीच में एक बार और लगी थी, ठीक है। तो 3 टाइम ये लग चुकी है, ठीक है। दूसरी चीज है, फिर आर्टिकल सेम 356 स्टेट इमरजेंसी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, स्टेट इमरजेंसी की बात कर रहा है। और लास्ट वाला आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात कर रहा है, ठीक है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी की कौन से आर्टिकल में, 360 में, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है, आर्टिकल आर्टिकल 355,
ये किसके लिए, ठीक है ना। तो आपको इसका जवाब लिखना है कमेंट के अंदर, कौन सा आर्टिकल 55 किस लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, 6 मंथ, 6 महीने बाद वापस लेके आया जाएगा, ठीक है। और ये जरूरी है, हर 6 महीने में अप्रूव लेना पड़ता है, ठीक है। चलो यहाँ तक चीजें क्लियर हुई, यहाँ तक समझ में आया। तो हम लोग थोड़ा प्रेसिडेंट के बारे में जानेंगे, प्रेसिडेंट का क्या रोल है क्या नहीं है। देखिए मैंने आपको क्या बोला, मेरे सिर्फ क्वेश्चन नहीं होते, क्वेश्चन के साथ टॉपिक भी कवर करना होता है, क्योंकि मैं सिर्फ ये नहीं मानता हूँ कि सिर्फ पढ़ लेने से काम होता है, नहीं, उसके पीछे का बैकग्राउंड जानना भी जरूरी है। तो आर्टिकल 50 क्या बात कर रहा है, प्रेसिडेंट का टेन्योर। तो प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना होगा, 5 साल का होगा, जब वो ऑफिस में एंटर करेगा, जब से, कब से, जब वो ऑफिस में एंटर करेगा, जब से। प्रेसिडेंट इन राइटिंग कम्युरेट टू वाइस प्रेसिडेंट टू रिजाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो अगर प्रेसिडेंट को हटना है अपने पद से, तो कैसे हटेगा, वाइस प्रेसिडेंट को इस्तीफा देके। प्रेसिडेंट को निकाला भी जा सकता है, इम्पीच भी किया जा सकता है। तो कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, आर्टिकल 61 में दिया हुआ है। The president does not withstand the session and tenure continue and office still beneficiary entire the department। देखिए ये प्रॉफिट ऑफ ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता, कौन, प्रेसिडेंट। तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज है कि ये आंसर जो था, आंसर इज ओनली 6, ठीक है। और ये पार्लियामेंट का क्या है, मेंबर है, कौन, राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट क्या है, पार्लियामेंट के मेंबर है। तो लोकसभा राज्यसभा है, वैसे ही क्या है, पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट भी है। तो आपको ये चीजें पता होना चाहिए। जर्नली जो कमिटीज होती हैं, उसके जो चेयरमैन होते हैं वो प्रेसिडेंट नहीं होते, वो स्पीकर होते हैं, ये आपको याद रखना है। जनरली जो भी, जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी हो गई, एस्टीमेट कमेटी हो गई, ये जो कमिटीज हैं उसके चेयरमैन कौन होंगे, स्पीकर होंगे। तो ये आपको एक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन 2 देखिए एक के साथ हमने कितना सारा डाटा देख लिया। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, इन विच सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इट हैज प्रोनाउंस्ड दैट आर्टिकल 356 कैनॉट बी इन्वोक्ड अनलेस इट कैन हेल्ड गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कैनॉट बी रन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 356 की बात कही थी, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, क्या है, स्टेट इमरजेंसी। क्या है, स्टेट इमरजेंसी। तो कौन से आर्टिकल में लाया गया था ये? जल्दी बताइए। ये लाया गया था बोथ अरुण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और एसआरबी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1990। इस केस के बारे में थोड़ी सा जान लीजिए, और आपको क्या करना है, सर्च करना है और इसको कमेंट में लिखना है इस केस के बारे में। क्यों, क्योंकि आप लिखोगे तो थोड़ा सा आइडिया लगे। देखो इससे डीप में तो नहीं जाएगा, इतना मैं थोड़ा श्योर हूँ। एनडीए के अंदर भरोसा सीडीएस का नहीं होता, सीडीएस थोड़ा सा कभी भी इधर उधर भागने लगता है, ठीक है ना। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानते हैं, आइए सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या क्या कर सकता है, क्या क्या है। तो सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट बेसिकली रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था, ठीक है। और ये कहाँ बना था, सबसे पहले कलकत्ता के अंदर बना था। द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी बोला जाता है, और इसके पास क्या है, अथॉरिटी है। तो ये क्या है, हाईएस्ट कोर्ट है इंडिया के अंदर, ठीक है ना। सुपीरियर कोर्ट भी बोला जाता है इंडिया के अंदर। हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड जुडिशरी, क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। पहले क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, और उसके बाद क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इट वॉज स्टैब्लिश, पहले जब सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश किया था, तो क्राइम केसेस देखने के लिए किया था, कहा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, ठीक है। बंगाल में लाया गया तो बिहार और उड़ीसा का भी केस वो देख लेता है। अभी आपको बताना है कमेंट में कि करंट में कितने हाई कोर्ट है हमारे इंडिया में, ठीक है। क्या बताना है, करंट में कितने हाई कोर्ट है हमारे इंडिया में। दूसरी चीज है, सुप्रीम कोर्ट मद्रास और बॉम्बे में भी स्टैब्लिश किया था, किसने, किंग जॉर्ज थर्ड ने। कब, 1800 एंड 1823 में। तो ये आपको डेट पता होनी चाहिए। द इंडिया हाई कोर्ट एक्ट 1861, तो हाई कोर्ट बनाए गए, और सुप्रीम कोर्ट को क्या किया गया, अबॉलिश किया गया। फिर बाद में अलग अलग हाई कोर्ट बने, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के अंदर। और लास्ट में क्या बना, सदर अदालत, जो कि प्रेसिडेंसी टाउन के अंदर बना। सदर अदालत क्या हुए, छोटे अदालत, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आज के टाइम पे बोलते हैं। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 147 के बीच में आता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, और पार्ट 5 के अंदर है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट के बारे में या चीफ जस्टिस के बारे में
कौन से आर्टिकल में लिखा है? तो आर्टिकल 124 ए के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया until parliament law prescribe large number of not more than the 7 judges। तो आज के टाइम पे करंट जजेस कितने? 32 प्लस 1, चीफ जस्टिस को मिला के 33 जजेस बैठे हुए। और इसके पास क्या होता है? ओरिजिनल जुडिकेशन का पावर होता है। और इसके पास कौन सा और पावर होता है? एप्लीकेट जुडिकेशरी और एडवाइजरी जुडिकेशरी। अगर राष्ट्रपति, अगर प्रेसिडेंट क्या करते हैं? मांगते हैं, क्या मांगते हैं? राय मांगते हैं, तो देना पड़ेगा, तो उसे क्या बोलते हैं? एडवाइसरी जुडिकेशन। ओरिजिनल जुडिकेशन मतलब फाइनल इंटरप्रिटेशन का काम कौन कर रहा है? फाइनल इंटरप्रिटेशन का काम कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी, यहां तक चीजें क्लियर हो गई होगी, आई होप सो। अगर किसी भी तरीके से क्वेश्चन बना दिया जाए तो आपको एक आइडिया आ जाना चाहिए। ठीक है, चलो इसमें से एक दो पॉइंट और बता देता हूं आपको हाई कोर्ट से रिलेटेड। देखिए, हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उसको नियुक्त कौन करता है? उसको नियुक्त करता है गवर्नर। प्रेसिडेंट मत लगा के आ जाए। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई। अगर पूछा जाए कि हाई कोर्ट के जजेस, उनको कौन? तो गवर्नर। ठीक है, और गवर्नर विथ कंसर्न, कंसर्न रहेगा किससे? किससे? स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली से, लेजिस्लेचर असेंबली से। ठीक है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, आई होप तो क्लियर हो गई होगी चीजें। चलो नेक्स्ट, विच कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल लेड आउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क when the union list and concurrent list and the स्टेट लिस्ट? ये आपको पता होना चाहिए। कौन से ऐसे आर्टिकल है जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर दिया गया है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट का। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले 7th शेड्यूल के अंदर है, ये 7th शेड्यूल के अंदर है। तो कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए, जैसे यूनियन लिस्ट के अंदर क्या क्या? बैंकिंग है, ठीक है, रेलवे है, ठीक है, रेलवे है, उसके बाद क्या, एजुकेशन भी है। ठीक है, पर एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में देखने को मिलेगा। स्टेट के पास भी कुछ पावर है और यूनियन के पास भी पावर है। निफ्टी वगैरह, जिसे स्टॉक मार्केट वगैरह बोला जाता है, ठीक है ना, ये आपको देखने को मिलेगा किसके? यूनियन के अंदर। स्टेट के अंदर एजुकेशन देखने को मिलेगा, लैंड देखने को मिलेगा, पुलिस देखने को मिलेगा। तो ये सब चीजें आपको स्टेट में देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप तैयार रहिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो इसका आंसर क्या है? आर्टिकल 246। तो इसको आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर क्या है? आर्टिकल 246। यहाँ क्या बात हो रहा है? डिवीजन ऑफ द पावर की। कौन सा? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। देखिए सॉरी, 7th शेड्यूल क्या बोल रहा है? लिस्ट होगी यूनियन स्टेट। 8 क्या बोल रहा है? लैंग्वेज की बात कर रहा है। आगे आप वो भी आने वाला है क्वेश्चन। 8 क्या? लैंग्वेज की बात कर रहा है। 9th क्या बोल रहा है? 9th बात कर रहा है लैंड रिफॉर्म की। किसकी बात कर रहा है? लैंड रिफॉर्म की। और 10th किसकी बात कर रहा है? 10th बात कर रहा है एंटी डिफेक्शन लॉ। किसकी बात कर रहा है? एंटी डिफेक्शन लॉ। 11th किसकी बात कर रहा है? 73 अमेंडमेंट, पंचायती राज। ठीक है, और 12th किसकी बात कर रहा है? म्युनिसिपालिटीज की। ठीक है, तो आपको ये आइडिया रहना चाहिए, एकदम शेड्यूल घोट के पी लेना है। फर्स्ट किसकी बात कर रहा है? यूनियन की बात कर रहा है। ठीक है, 5th किसकी बात कर रहा है? ट्राइबल एरियाज की बात कर रहा है। ठीक है, और 6th किसकी बात कर रहा है? ATMM की बात कर रहा है। स्पेशल शेड्यूल देना है, आसाम, त्रिपुरा और मिजोरम और मणिपुर। ठीक है, इसकी बात कर रहा है। यहां तक समझ में आया? यहां तक चीजें क्लियर हुई? सॉरी, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और ये आपको मिजोरम देखने के लिए मिला, मणिपुर नहीं है। मणिपुर, मणिपुर, ये मणिपुर नहीं है। मणिपुर क्यों नहीं है? देखो याद रखना है, मनी, मनी मतलब पैसा, और पैसा जहां होगा तो वहां लोगों को ट्राइबल की आवश्यकता पड़ेगी क्या? नहीं। तो ये क्या होगा? ये मिजोरम और मेघालय, ये दो स्टेट को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया? ATMM ये स्पेशल दिया गया। क्वेश्चन यहां से फेम होगा, 6 शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट है? आसाम, त्रिपुरा और मेघालय और मिजोरम। ठीक है, आई होप सो यहां तक चीजें क्लियर हुआ।
चलो आगे बढ़े। विच कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल स्टेट दैट हिंदी इज ऑफिशियल लैंग्वेज। अभी आ गया वही चीज पे मैं आ गया था। कौन से आर्टिकल में दिया है कि हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है? देखो सबसे पहली चीज, इंडिया की कोई भी एक यूनिक लैंग्वेज नहीं, मतलब एक यूनियन लैंग्वेज नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज है, यूनियन इम्पोज नहीं कर सकती, इम्पोज नहीं कर सकती किसी के भी ऊपर। जैसे इंडिया डाइवर्स कंट्री है, तो डाइवर्स कंट्री है तो यहाँ भाषाओं के लिए अलग अलग वेराइटीज आपको देखने को मिलेगी। अलग अलग लोग, अलग अलग देश, अलग अलग भाषा, तो हर 50 किलोमीटर पे आपको लैंग्वेज चेंज होती हुई दिखेगी। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, लैंग्वेजेस के बारे में। तो आर्टिकल 243 में कहा जा रहा है, सब क्लॉज 1 के अंदर, कि हमारे देश में हिंदी एज अ देवनागरिक भाषा यूज करी जाएगी। क्या भाषा यूज करी जाएगी? हिंदी एज अ देवनागरिक स्क्रिप्ट ऑफिशियली। देखो ऑफिशियली बोला गया है मतलब कुछ जगहों पे। ठीक है, आर्टिकल 342 सब क्लॉज क्या बोल रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज सिर्फ 15 साल तक यूज करना था जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था। कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था? 1950 में। ठीक है, तो 65 तक हमको क्या करना था? एलिमिनेट, बट हम स्टिल कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज, एम्पावर द पार्लियामेंट टू प्रोवाइड कंटिन्यू यूज ऑफ द इंग्लिश। और दूसरी चीज है, देखिए अगर आप देखेंगे नॉर्थ और साउथ को कनेक्ट करने वाली भाषा ही इंग्लिश है। क्योंकि देखो हर भाषा का एक अपना इंपॉर्टेंस है, और भाषा हमेशा कहीं ना कहीं सिर्फ एक फीलिंग शेयर करने के लिए होता है, बस मैं तो यही मानता हूँ। बाकी आपकी इच्छा, आप जो भी मानते हो। भाषा से मुझे प्राउड फील तो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भाषा हमेशा बदल जाती है, समय के साथ भाषा बदल जाती है। तो जब भाषा बदल ही जाती है तो उसमें प्राउड फीलिंग क्या करना है? ठीक है, तो आई होप सो आपको पता होगा। चलो आगे बढ़े। इन आर्टिकल 394 ए विच लैंग्वेज इज ऑथोरिटेटिव टेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो देख सकते हो आप लेवल क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। आर्टिकल 394 ए के अंदर कौन सी भाषा दी गई है? ठीक है, तो अब इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग। और सबसे पहले आपको चीजें जानना है कि जो लैंग्वेज है इंडिया के अंदर, तो बेसिकली ये कितनी है? 22 भाषा है। ठीक है, 22 भाषा को हम लोग ने क्या दिया हुआ है? 8 शेड्यूल में जगह दी हुई है। किसमें जगह दी है? 8 शेड्यूल के अंदर जगह दी है, तो आपको ये पता रहना चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कौन कौन सी भाषा कैसी कैसी है। तो सबसे पहली चीज, प्रेसिडेंट अथॉरिटी देगा कौन सी भाषा हमारे शेड्यूल में होनी चाहिए। तो प्रेसिडेंट शेल बी पब्लिश अंडर दिस अथॉरिटी। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज साइंड बाय द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मॉडिफाई टू ब्रिंग कंफर्टेबली लैंग्वेज। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश बना था तमिल भाषा के लिए। ठीक है, तो 22 भाषा कौन कौन सी है? आसामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, डोगरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी मैंने आपको बता दिया था। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं कि मैथिली, सैथिली, मैथिली और सैथिली या संथाली बोलते हैं इसको, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया था? ठीक है, ये भाषा बाद में जोड़ी गई थी। यहां से क्वेश्चन जरूर पूछेगा, मैं फिर बोल रहा हूं, तो आप कमेंट में लिखिए और इस पे सर्च करिए। ठीक है, कि मैथिली और सैथिली ये भाषा कब लेके आई थी, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, चलो आगे देखिए। अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर्टिकल 334 रिजर्वेशन ऑफ सीट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब लोकसभा स्टेट हैज बीन लेड डाउन, मतलब क्या हुआ? खत्म कर दिया गया। ऐसा कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने क्या किया कि लोकसभा के अंदर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की क्या किया? ले डाउन, सॉरी ले डाउन बोला है मतलब नींव रखी थी। क्या रखी थी? नींव रखी थी, सॉरी बाय मिस्टेक, लेट डाउन नहीं, लेट डाउन का मतलब होता है नींव रखना। तो कौन से आर्टिकल में रखी थी? जल्दी बताइए। चलो आगे बढ़े, देखते हैं। आर्टिकल 334, कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 334 के अंदर क्या किया गया था? कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू द रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। देखिए
SC और ST ये दो ट्राइब्स के लिए हर 10 साल में क्या होता है, सीट रिजर्व करी जाती है आगे एक्सटेंड करके। तो अभी 2027 तक है, फिर आगे 10 साल के लिए हो जाएगी, तो फिर क्या हो जाएगी 2037 तक के लिए बढ़ा दी जाएगी। ये हमेशा बढ़ाई जाती है एरिया ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से। दूसरा, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की जो सीट है उसको क्या कर दी गई है, खत्म कर दी गई है। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 103 सॉरी 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लाने से क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया एंग्लो इंडियंस। ठीक है, तो चलो अमेंडमेंट देखते हैं। अमेंडमेंट 334 क्यों लाया गया, SC ST को और एंग्लो इंडियन मेंबर को पार्लियामेंट में क्या करना है, आगे और एक्सटेंड करना है। ठीक है, दूसरा अमेंडमेंट एक्ट 269 एंड 270 रिमूव आर्टिकल 272। क्यों, कि जो 10th फाइनेंस कमीशन लाया था वो टैक्सेस को, तो अभी जो टैक्सेस सेंटर और स्टेट शेयर करते हो कितना परसेंट है, 42% का। तो सेंटर कितना देता है, स्टेट को 42% देता है। तो आप देख सकते हैं आर्टिकल 16 के अंदर कुछ चेंजेस किए थे SC ST रिजर्वेशन को लेके। दूसरा आर्टिकल 335 परमिट रिलैक्सेशन ऑफ द मार्क्स क्राइटेरिया ऑफ रिजर्वेशन SC ST, और अरुणाचल प्रदेश को रिजर्वेशन देना पंचायती राज में। तो कौन सा लाया गया था, अमेंडमेंट आर्टिकल 243M लाया गया था। तो मुझे लगता है आप इसको डाउनलोड वगैरह करना, स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। आई होप सो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होगी। तो इसका आंसर क्या था, आर्टिकल 334 के अंदर जो लाया गया है, तो ये क्या ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होगी। चलो नेक्स्ट देखिए, विच कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल डिफाइन फंक्शनल एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कौन से आर्टिकल में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात चल रही है। बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है और इस पोस्ट के बारे में जानना जरूरी है, यहां से क्वेश्चन आएगा। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसको पब्लिक पर्स ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये बही खाता देखने का भी काम करता है। ये क्या करता है, बही खाता देखने का भी काम करता है, और देखता है कि किस तरीके का समाज में चीजें चल रही है, कोई घपलेबाजी तो नहीं कर रही गवर्नमेंट। तो इसको क्या बोला था, पब्लिक पर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, या पब्लिक पर्स ऑफ द पुअर पीपल भी बोला जा सकता है। ठीक है, गरीबों का मसीहा भी है। चलो इसके बारे में जानते हैं। तो आर्टिकल बेसिकली 2 मिनट में आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद हाँ, आर्टिकल 149 से लेके 150 के बीच में आपको देखने को मिलेगा क्या, आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो करंट न्यूज हम देखते हैं। तो अभी जो हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है उसका क्या नाम है, श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोग निश्चित रहिए। अपॉइंटेड कौन करता है इसको, प्रेसिडेंट करता है, और रिमूव भी कौन करेगा, प्रेसिडेंट ही करेगा। पर किस बेसिस पे, जैसे सुप्रीम कोर्ट को रिमूव किया जाता था लोकसभा राज्यसभा से, यहाँ 100 लोग सपोर्ट में होने चाहिए या 50 लोग सपोर्ट में होने चाहिए, और स्पेशल मेजोरिटी होना चाहिए। ठीक है ना, तो उसी तरीके से कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को निकाला जा सकता है। दूसरी चीज है, ये कैग इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस, ये वापिस रीअपॉइंट नहीं किए जा सकते। ठीक है, इनको सैलरी भी मिलता है, पेंशन भी मिलता है, कहां से मिलता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। किससे मिलता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलता है, कंटीजेंसी से नहीं मिलता है। कंटीजेंसी से किसी को नहीं मिलता, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज है, इनकी जो सैलरी है, सर्विस है, इनको डिसएडवांटेज नहीं किया जा सकता। मतलब एक बार इनको किसी पद पे बिठा दिया गया है, तो उस समय 2.5 लाख रुपए आप सैलरी दे रहे हो, तो उनकी 2 लाख रुपए नहीं कर सकते आप। ठीक है, बट हाँ कुछ इंस्टेंस है इमरजेंसी में। इमरजेंसी कौन सा, फाइनेंशियल। ठीक है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी में कुछ घटना की वजह से किया जा सकता है। ठीक है, आई होप सो यहां तक चीजें क्लियर हो गई होगी आपको। चलो आगे बढ़े। देखो डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया है, अब थोड़ा सा टाइम लीजिएगा। देखो बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन कर लिए, अब थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करते हैं। विच स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द डिफरेंट सेंसर्स एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन कब लाया जाता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। अ सेंसर मोशन शुड बी द रीजन ऑफ adoption, on the other hand no confidence motion need no state the reason of adoption। ठीक है, पहला क्वेश्चन है।
दूसरा, नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी मूव्ड ओनली अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इन कॉन्ट्रास्ट, अ सेंसर मोशन कैन बी मूव अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या इंडिविजुअल मिनिस्टर और द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। ठीक है। थर्ड, द गवर्नमेंट मस्ट रिजाइन इफ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास। ऑन द अदर हैंड द गवर्नमेंट नीड टू रिजाइन सेंसर मोशन इज पास। ठीक है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर लाया गया है, अगर वो पास हो गया है तो गवर्नमेंट को इस्तीफा देना पड़ेगा। हाँ, सेंसर मोशन कैन बी मूव बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, तो ये वाला तो गलत हो गया। तो मतलब मान के चलो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है। तो ये डी डी ये एलिमिनेट कर दो। ठीक है। तो इसका आंसर क्या बचेगा, ए बी और सी। इसका आंसर क्या है, ए बी और सी। तो क्या हुआ, ये तीनों ऊपर वाली स्टेटमेंट क्या थी, राइट थी, और नीचे वाली क्या थी, रॉन्ग थी। आपने एलिमिनेट कर दिया, काम बन गया। ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, ये पार्लियामेंट्री मोशन होता है। ये क्या होता है, पार्लियामेंट्री मोशन होता है। वेट फॉर अ मिनट। अभी आई थिंक सो दिख रहा होगा। वेट फॉर अ मिनट। हाँ, चीजें क्लियर हो रही होगी आप लोगों को। ठीक है। चलो, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, और मोशन इज अ पार्लियामेंट्री प्रोसेस इन लोकसभा। तो ये सिर्फ लोकसभा में आता है, राज्यसभा में नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि ये परमानेंट हाउस है। द लोकसभा एक्सपेक्ट देयर लैक ऑफ द कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब ये अपोजिशन पार्टी लेके आएगा। ठीक है। दूसरी चीज है, अगर ये मोशन पास हो जाता है तो गवर्नमेंट क्या करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। एक सिनेरियो और, दूसरे, इन द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास, इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको रिजाइन करना पड़ जाएगा। दूसरी चीज, एक चीज और बता रहा हूं, अगर मनी बिल ये पास नहीं हुआ, जो कि आर्टिकल 110 के अंदर है, आर्टिकल 110 के अंदर है, अगर ये भी पास नहीं हुआ तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ जाएगा, रिजाइन करना पड़ जाएगा। तो कभी भी आप देखोगे मनी बिल पास हो ही जाता है। ठीक है। चलो, आई होप सो आपको चीजें समझ में आ गई होगी। आप थोड़ा सा पढ़ लेना, चीजें और अच्छे से क्लियर होगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो हमको क्या पढ़ना है, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम के क्या क्या फीचर है। तो सबसे पहले इंडिपेंडेंस जुडिशरी होगी, बिल्कुल। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, बिल्कुल। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ होगा, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा। प्रिजर्व डी जूरी एंड डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 2 3 4 5। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 2 3 4। पर इस पे तो मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आपको तो इसके बारे में और जानना है ना। सॉरी, इसका आंसर क्या होगा, 2 4 5। हाँ, 2 4 5 होगा, सॉरी बाय मिस्टेक। आप लोग थोड़ा सा चेक कर लेना वापिस, क्या था इसका आंसर, 2 4 5। ठीक है। तो इंडिपेंडेंस जुडिशरी से पार्लियामेंट्री सिस्टम का कोई लेन देन नहीं है। दूसरा, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलता है। मोदी जी हो चाहे कोई भी हो, अमित शाह, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर एक ने क्या किया है, रिजाइन कर दिया है, दूसरा भी रिजाइन, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सब रिजाइन कर देंगे। ठीक है। दूसरा, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन से कोई मतलब नहीं है। हाँ, प्रेजेंस ऑफ डी जूरी एंड डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव, हाँ ये वाला फिफ्थ वाला मैंने ढंग से पढ़ा नहीं, इस वजह से हो गया। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 4 5। चलो अब आगे पढ़ते हैं। तो इंडिया के अंदर किस तरीके का पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको जानते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है जो कि वेस्टमिनिस्टर मॉडल पे है। ठीक है। तो इंडिया पार्लियामेंट्री सिस्टम मैनेज कर रहा है, जहां आपको लेजिस्लेचर मिलेगा। ठीक है। और लेजिस्लेचर में भी आपको बाई कैमरलिज्म देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, बाई कैमरलिज्म देखने को मिलेगा, मतलब राज्यसभा और लोकसभा देखने को मिलेगा। सबसे पहले वेस्टमिनिस्टर मॉडल कहां से लिया है, लंदन से लिया। लंदन मतलब ब्रिटिशर से। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, सेपरेट है, कौन, एग्जीक्यूटिव ब्रांच, लेजिस्लेचर से एग्जीक्यूटिव सेपरेट है। तो एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं, पीएम आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर आता है, और एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी आती है। ठीक है। और दूसरा, यहाँ प्रेसिडेंट भी है,
ठीक है। तो प्रेसिडेंट क्या है, हेड ऑफ द स्टेट है, ये आपको पता होना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट देखने को मिलता है। और इसी अकाउंटेबिलिटी को क्या बोला जाता है, गवर्नमेंट। इन्हीं के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है। तो अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप रिकॉल कर सकते हो, वापिस पॉज करके पीछे जा सकते हो। तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपको समझा दूं। हमने बेसिकली प्रेसिडेंटशिप नहीं ली है और हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, आई होप सो यहां तक चीजें क्लियर हुई होगी, समझ में आया होगा। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा और डिफिकल्ट। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वाज लेट डाउन इन इंडिया। इंडिया के अंदर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कब लाया गया, तो कब लाया गया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर। तो ये जो तीन एक्ट है 1833, 1853 और 1784, तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। सबसे पहले 1833 के अंदर क्या लाया गया, बेसिकली यहां लाया गया था कि चाइना से क्या करेंगे हम लोग, जो मोनोपोली है किसकी, टी की, वो बरकरार रहेगी ब्रिटिशर की। और यहां क्या हुआ, दूसरी कंपनीज दूसरी कंपनीज को भी हमने क्या दे दिया, परमिशन दे दिया। ठीक है, और ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दी, किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी की हमने मोनोपोली खत्म कर दी, सिर्फ किस पे रहा है, टी पे रहा है। तो आगे वाले एक्ट में 1853 में ये भी खत्म हमने कर दिया था, चाय की मोनोपोली। आपको इसके बारे में बताना है, पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में आप लोग मुझे कमेंट में करिए। ठीक है, तो इसके बारे में आगे डिटेल्स देखते। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, बेसिकली इसके पीछे का बैकग्राउंड जानते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी पे सबसे पहले एक्ट लेके क्यों आया गया, देखिए 1773 का जो एक्ट आया है, इसके पीछे कुछ कारण है। सबसे पहले यहां क्या हो रहा था, 1 मिलियन का लोन मांगा गया था, किसके द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। किससे, ब्रिटिश गवर्नमेंट से। क्यों, क्योंकि ये कंपनी है ना घाटे में जा रही थी। बट यहाँ के जो ऑफिसर्स थे, जो कि ब्रिटिशर थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में थे, वो क्या कर रहे थे, करप्शन कर रहे थे और नेपोटिज्म कर रहे थे, भाई भतीजावाद कर रहे थे। ठीक है, तो ब्रिटिशर को दिखा यार ये लोग तो वहां से आ रहे हैं और पैसा ही पैसा छाप रहे हैं, और ये कंपनी पैसे पे पैसा मांगे जा रही है, डेप में जा रही है। तो ये क्या कर रहे थे, अपना सिर्फ प्रॉफिट देख रहे थे। ठीक है, दूसरी चीज है फेमाइन इन बंगाल, ह्यूज पॉपुलेशन पेरिश, मतलब डेथ हो गई। तो ब्रिटिशर ने ये भी देखा भैया पैसा जा तो जाकर रहा है। फिर ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन लाया गया, किसके अंडर में, रॉबर्ट क्लाइव के अंडर में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या देखा गया, बैटल ऑफ बक्सर देखी गई। कब देखी गई, 1754 के अंदर। 2 मिनट रब कर देता हूं मैं। बैटल ऑफ बक्सर कब देखी गई, 1754 के अंदर। फिर उसके बाद क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी, पहले प्लासी हुआ फिर बक्सर हुआ। ठीक है, तो कंफ्यूज हो गया हूं मैं अभी थोड़ा सा। तो 1754 में प्लासी हुआ है। ठीक है, और 1764 के अंदर बक्सर हुआ है। ठीक है, सॉरी बाय मिस्टेक, बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ है, 1764 में। इट्स बाय मिस्टेक, थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। फिर दूसरी निजामत राइट ले लिया, किसने ले लिया, बंगाल के निजाम जो थे उससे किसने राइट्स ले लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो ये भी एक दिक्कत थी मुगल एम्पायर से। दूसरी चीज है, पावर अपने अंडर में ले ली और मैक्सिमाइज रेवेन्यू जो बंगाल से आ रहा था वो क्या कर रहे थे, खुद ही जेब में भरे जा रहे थे। और मैसूर के हैदर अली को 1769 में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में डिफीट भी कर दिया था। तो ये कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लमेटिक चीजें देखने को मिली। दूसरी चीज है, इंडिया बोट सॉट द रेगुलेटिंग एक्टिविटीज कंपनी कंप्लीट हैंस कॉल्ड द रेगुलेशन। तो अब क्या हुआ कि रेगुलेशन लाना पड़ा ब्रिटिशर को, और अब हर 20 साल के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट्स आएंगे, बाद में फिर शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए भी आएंगे। तो ये सब चीजें भी देखने को मिला। फोर्ट विलियम कहाँ है, कलकत्ता के अंदर। ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फोर्ट विलियम कहाँ है, कलकत्ता के अंदर है। किसने बनाया, वॉरेन हस्टिंग ने बनाया। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो आई होप सो यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई होगी, समझ में आई होगी। हमने डीप में क्वेश्चन समझने की कोशिश करी है। इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज मुझे क्या करेंगे, कमेंट करेंगे और लाइक और शेयर करना है। क्या करना है, लाइक और शेयर करें।
ठीक है, और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो थैंक यू ऑल, बस आपसे यही उम्मीद करता हूं आपका जल्द से जल्द सिलेक्शन हो और